साइज कभी कभी बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। लेट मी एक्सप्लेन। लिक्विड कूलर्स या फिर एयर कूलर्स, अगर आप पीसी बिल्ड कर रहे हो तो आपके लिए कौन सा बढ़िया रहेगा। लोगों की माने तो जो लिक्विड कूलर्स होती हैं वो एयर कूलर से 2 to 10 टाइम्स ज्यादा एफिशिएंट होती हैं, पर लिक्विड कूलर्स ज्यादा मेंटेनेंस मांगता है। मैं यहाँ पर कस्टम लूप्स की बात नहीं कर रहा, सिंपली जो AIOs हैं, AIOs भी काफी मेंटेनेंस मांगता है और समय के साथ इनकी भी एफिशिएंसी कम हो जाती है। क्लोज्ड लूप है तो ऐसा होना तो नहीं चाहिए, AIOs तो कंप्लीटली सील होती हैं, पर फिर भी ये होता है। अंदर जो लिक्विड फ्लो कर रहा है वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इवेपोरेट हो ही जाती है। ये मैटर नहीं करता कि जो लिक्विड कूलर है वो बहुत महंगा है या फिर सस्ता वाला है, दोनों में ही ये होगा। जस्ट इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। साथ ही लूप में बहुत बार एयर बबल्स भी डेवलप करता है, और जैसे कि आप सब जानती हो जो एयर बबल्स होती हैं वो लिक्विड के मुकाबले में हीट की बैड कंडक्टर हैं, तो इससे अल्टीमेटली आएगा हीटिंग इशू और पंप की खराबी तो है ही। तो लिक्विड कूलर्स की लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है 5 से 6 साल बस। इसी के साथ डस्ट, जो कि एयर कूलर एंड लिक्विड कूलर्स दोनों के साथ ही प्रॉब्लम हो सकती है। जो लिक्विड कूलर्स होती है इसमें डस्ट दोनों तरफ जमा होता है, जो रेडिएटर है उसके दोनों साइड जमा हो सकता है, तो इससे भी एफिशिएंसी घट जाती है, कंप्यूटर हीट होगा। एयर कूलर्स में जितने भी प्रॉब्लम्स मैंने आपको लिक्विड कूलर्स के साथ बताया ये सब कुछ तो है नहीं। एयर कूलर्स में सिर्फ आपको समय समय पर साफ करना है, एयर ब्लोअर की मदद से साफ कर लो, थर्मल पेस्ट को हर 2 साल में एक बार रिप्लेस कर लो और बस एयर कूलर जो है वो आपका सालों साल चलेगा। 10-12 साल तो आराम से चल जाएगा। लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है 8 से 9 साल, 10-12 साल आप इजीली चला लोगे। तो अगर आपके कंप्यूटर में जो CPU है उसका TDP रेटिंग 200 वाट से नीचे है तो मैं आपको ऑलवेज सजेस्ट करूंगा आप एयर कूलर के साथ जाओ। लिक्विड कूलर में इन्वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। एयर कूलर्स भाई मैंने बहुत तरह के देखे हैं, पर इतना जाइगेंटिक एयर कूलर मैं पहली बार देख रहा हूं। 300 वाट TDP तक के CPUs को भी ये कूलर आराम से ठंडा कर देगा, ऐसा कंपनी का दावा है। i9 4900K जैसे CPUs को भी ये कूलर ठंडा कर देगा। AMD की कंज्यूमर साइड इतना हाई TDP वाले CPUs तो उतना है नहीं, पर एग्जांपल के लिए मान लो Ryzen 9 9950X जैसे जो CPUs है उनको भी ये कूलर आराम से ठंडा कर देगा। इस कूलर में 2.83 इंच का HD डिस्प्ले है और इसमें कई सारे रीडिंग्स शो हो सकती है। CPU का टेम्परेचर तो है ही, और भी कई सारे रीडिंग्स है। इसके लिए स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर, उसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। और हाँ, ये तो मैंने बताया ही नहीं, ये जो कूलर है ये है ऑलसी का i600 Pro। जिन फैक्टर्स पे एक CPU कूलर की कूलिंग डिपेंड करती है वो सब इस कूलर में बराबर मिलती है। एक जाइगेंटिक हीट सिंक है, 2 फैंस है। ये कुछ ऐसे लगेगा, मतलब यहां से एयर अंदर जाएगा और यहां से एयर बाहर निकल जाएगा। बेसिकली 2 फैंस लगे हुए हैं, 2 फैंस के लिए 2 अलग अलग कनेक्टर्स हैं जिनको आपको कनेक्ट कर लेना है और उसके बाद एक सिरा जाएगा मदरबोर्ड में। एनीवे, हीट पाइप्स इसमें कॉपर की बनी हुई है, काफी सारे हीट पाइप्स हैं और साथ ही इसमें दिया हुआ है कॉपर ब्लॉक। ये सारे हीट पाइप्स इस कॉपर ब्लॉक के साथ कनेक्टेड है, जो कि बहुत अच्छी बात है। इस वजह से ये प्रॉपर्ली CPU के साथ कांटेक्ट बनाएगा, तो CPU का जो पूरा का पूरा हीट है वो ये कूलर एब्जॉर्ब कर पाएगा। बाय द वे, इसमें एयर प्रेशर मिल जाती है 93.29 CFM का, और ये जो फैंस है ये 3000 RPM तक मैक्सिमम रोटेट कर सकता है। नॉइज लेवल है मैक्सिमम RPM पे 45 dB तक। स्टैटिक प्रेशर की बात करें, एक CPU कूलर में जो फैंस होती हैं इनकी स्टैटिक प्रेशर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है 4.88 मिलीमीटर पर H2O, जो कि ठीक है, मोर देन इनफ है। और ये कूलर जो डेटा डिस्प्ले कर रहा है ये सारा डेटा डिस्प्ले कर सकता है USB पोर्ट के जरिए। मदरबोर्ड की जो USB हेडर्स होती है वहां से ये जो कूलर कनेक्ट होगा और फिर कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा, उस सॉफ्टवेयर के जरिए ये कूलर सारा का सारा डेटा डिस्प्ले करेगा। बाकी ये कूलर ARGB को सपोर्ट कर सकता है, इसमें RGB झगमग झगमग लाइट्स भी जलेगा। MSI, Gigabyte, ASRock, Asus के मदरबोर्ड के साथ ये कूलर कॉम्पेटेबल है। जो ARGB है वो प्रॉपर्ली काम करेगा। सपोर्टेड CPUs की बात करें तो इंटेल की 15th जेन LGA 1700 बेसिकली, और LGA 1200 और भी कई सारे हैं, आप स्क्रीन में देख लो। AMD की AM4 एंड AM5 सॉकेट के साथ ये प्रोसेसर कॉम्पेटेबल है। सॉरी, ये कूलर कॉम्पेटेबल है, प्रोसेसर क्या कॉम्पेटेबल होगा। कुछ ऐसी पैकेजिंग में आपको ये मिलेगी। अंदर व्हाइट बॉक्स में है एक्सेसरीज और सामने है कूलर। एक्सेसरी बॉक्स में पहले तो दूसरा फैन मिलती है, साथ ही मिलती है कुछ स्पेसर्स, यूजर मैनुअल, स्टिकर, उसके साथ बहुत सारे पार्ट्स, थर्मल पेस्ट, फैन कनेक्टर, और इस साइड मिल जाती है एक स्क्रू ड्राइवर। फैन बाय द वे आपको अलग से मिलेगी जिसको आपको अलग से लगाना पड़ेगा। लगाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकती है,
पर एक दिक्कत है, इसकी जो प्लास्टिक यूज की गई है, जो लॉकिंग मैकेनिज्म है, इसमें जो प्लास्टिक है इसका क्वालिटी उतना अच्छा नहीं है। कूलर की साइज देख रहे हो, ये जाइगेंटिक है। कंपनी का दावा है कि ये किसी भी तरीके से रैम को ब्लॉक नहीं करेगा। इस फैन को लगाने के समय इस बात का जरूर ध्यान देना कि एयर फ्लो का डायरेक्शन क्या है। इस कूलर में एयर फ्लो की डायरेक्शन मेंशन की गई है, आप देख लो। इस कूलर की इंस्टॉलेशन से पहले एक बात मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आप देख सकते हो 2 रबर पैड्स है, यहाँ पर एक है और यहाँ पर एक है। इनको आपको सबसे पहले निकाल देना होगा और इसके नीचे आपको 2 होल्स मिल जाएगा। इस होल के जरिए स्क्रू ड्राइवर अंदर जाएगा और नीचे यहाँ पर जो स्क्रू लगी हुई है इसको कसेगा। और हमेशा ही चाहे कोई सा भी कूलर आप खरीदो, चाहे लिक्विड कूलर खरीदो, एयर कूलर खरीदो, उसके नीचे आपको एक ऐसा स्टिकर मिलेगा, इसको रिमूव करना भूलना मत, अदरवाइज ये कूलर कोई काम ही नहीं करेगा। ये प्लास्टिक का पन्नी है, इसको आपको हटाना है। इंस्टॉलेशन की बात कर लेते हैं तो ये बैक प्लेट आपको यूज करना है, ये मदरबोर्ड के साथ ही आता है। इसके साथ 2 और माउंट्स भी आते हैं, उनको मैं पहले ही खोल चुका हूं। जो एक्सेसरीज कूलर के साथ आया है इसमें से अभी ये 2 चीज हमें चाहिए। तो मेरे से एक बहुत बड़ी गलती हो गई थी, जो फैन है वो मैंने इस तरफ लगा दिया था, मतलब पूरा जो कूलर है उसको मैंने उल्टा लगा दिया था, जो कि नहीं करना है। क्या करना है, फैन इस तरफ लगेगा और पूरा का पूरा एयर फ्लो ऐसे होगा। यहाँ पर एक साइन भी बनी हुई है। और हाँ, इस फैन को आप अपने हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हो। जैसे कि अगर रैम की हाइट ज़्यादा है तो फैन को थोड़ा ऊपर लगा लो, अगर रैम की हाइट कम है तो थोड़ा नीचे लगा लो, अपने हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हो। आपका पीसी केस भी इस एडजस्टमेंट को सपोर्ट करना चाहिए। तो फाइनली मैंने कूलर को इंस्टॉल कर दिया है, बिना कुछ तोड़े, बिना कुछ दिक्कत के। तो आफ्टर इंस्टॉलेशन मैंने कुछ चीज़ें नोटिस किया जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। सबसे पहली बात जो मैंने नोटिस किया कि ये कूलर रैम को ब्लॉक करता है। अगर रैम का हाइट ज़्यादा है, अगर लो प्रोफाइल रैम नहीं है तो उस रैम को ये कूलर ब्लॉक करेगा। सेकंड चीज़, जो फैन मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ अगर गलती से वो ठीक से इंस्टॉल नहीं होता है तो फैन अपने आप ही गिर जाता है, और ये मेरे साथ हो चुका है। जो कूलर की डिस्प्ले है वो काफ़ी सारे रीडिंग्स को दिखा सकता है और प्रीटी मच एक्यूरेट है, क्योंकि ये मदरबोर्ड से ही डेटा ले रहा है। मदरबोर्ड का जो सेंसर है उससे डेटा ले रहा है, तो प्रीटी मच एक्यूरेट है। पर जो डिस्प्ले की लाइट है वो बहुत ही कम है, डिस्प्ले बहुत डिम है। इसके साथ एक और दिक्कत है कि डिस्प्ले की जो व्यूइंग एंगल है उतना अच्छा नहीं है। डिस्प्ले में इन रीडिंग्स को शो करवाने के लिए आपको एक सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना पड़ेगा, जिसका लिंक मैं आपको स्क्रीन में दे रहा हूं और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी जाकर आप देख सकते हो। डिस्प्ले की बुराई तो मैंने कर ली, अब डिस्प्ले में जो काम की इंफॉर्मेशन है वो भी मैं बता देता हूं। काफी सारी इंफॉर्मेशन ये शो कर सकता है, सीपीयू का टेम्परेचर, सीपीयू का वाटेज और जीपीयू का हार्ड ड्राइव का, वो सारी चीजें भी ये दिखा सकता है। बहुत सारी इंफॉर्मेशन ये दिखा सकता है। इवन इसमें आप टाइम भी डिस्प्ले कर सकते हो और क्या डेट है वो भी डिस्प्ले कर सकते हो, तो काफी हैंडी फीचर ये बन जाती हैं। एफपीएस बढ़ाने वाले आरजीबीस की अगर मैं बात करूं तो वो इसमें ठीक ठाक चलता है। आरजीबी बहुत ज्यादा कुछ है नहीं, सिर्फ ये दो स्ट्रिप्स हैं, बस इतना ही है। इसमें मल्टीपल कलर्स ग्लो हो सकती हैं डिपेंडिंग अपॉन द सॉफ्टवेयर। यहाँ पे मैं गीगाबाइट की मदरबोर्ड यूज कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं जो सॉफ्टवेयर यूज कर रहा हूँ आरजीबी फ्यूजन। फाइनली बात कर लेते हैं कूलिंग की, कूलिंग कैपेसिटी की। एक कूलर का काम है कूल करना, तो वो कैसा कर रहा है वो इंपॉर्टेंट है। मैं इसमें यूज कर रहा हूँ R7-3700X यानी कि Ryzen 7। इसका TDP तो है बाय द वे 65 वाट। फिर मैं इस CPU को ओवरक्लॉक में यूज कर रहा हूँ, थोड़ा सा ओवरक्लॉक कर दिया है मैंने इसको। ऑटोमेटिक ओवरक्लॉकिंग जो होती है Ryzen मास्टर टूल के जरिए सारे के सारे पावर लिमिट्स को हटा के, तो मैंने कर दिया है। तो इससे CPU की पावर कंजम्पशन काफ़ी हाई हो जाती है और थोड़ा बहुत ये ज़्यादा गर्म भी होगा, और क्लॉक्स भी इसमें मेंटेन रह रही है, क्योंकि जो मदरबोर्ड है वो काफ़ी अच्छा मदरबोर्ड है। बाय द वे B450 मदरबोर्ड है, पर इसका जो VRM 6 वगैरह है वो काफ़ी अच्छा है, इसीलिए जो क्लॉक स्पीड है वो भी ये मेंटेन कर रहा है, क्लॉक घट नहीं रहा है। तो मैंने सिनीबेंच को रन किया था मल्टी कोर में, ऑलमोस्ट 6-7 मिनट तक बेंचमार्क मैंने किया और टेम्परेचर आया है 69 डिग्रीज, इससे ऊपर कभी गया ही नहीं। और इसके साथ नॉइज़, मुझे लगता है नॉइज काफी ज्यादा आ रही है जब कंप्यूटर में सारे फैंस चल रहे हैं और फुल पोटेंशियल पे चल रहे हैं, तो नॉइज काफी ज्यादा आ रही है। आप सुनो। ऑब्वियसली एयर कूलर्स की यही दिक्कत होती है, वो पूरी तरीके से फैंस पे डिपेंडेंट है, तो फैंस का नॉइज तो आएगा ही, इसमें ज्यादा कुछ करने लायक है नहीं।
बाकी कूलर फर्स्ट क्लास है, अगर आप इसको चाहो तो मंगवा सकते हो, लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे तरह तरह के एयर कूलर्स आपको मिल जाएगा, काफी सारे लिक्विड कूलर्स भी आपको मिल जाएगा इस प्राइस रेंज में, वो भी जाके आप चेकआउट कर सकते हो अपने मर्जी मुताबिक, जो आप चाहो ले लो। ध्यान सिर्फ इतना देना कि आपके जो मदरबोर्ड में जो सीपीयू लगा हुआ है, उस सीपीयू के साथ, उस सीपीयू सॉकेट के साथ वो कूलर कंपेटेबल है या फिर नहीं। अगर कंपेटेबल नहीं होगा तो आपको किसी भी तरीके से उसको लगा नहीं पाओगे। सीपीयू कूलर मेरे इस कंप्यूटर में जब इंस्टॉल हुई है, इसमें एक दिक्कत आई थी, डेटा कुछ उड़ गया था। अब वो डेटा रिकवर करने के लिए भी कुछ तरीका है, कुछ प्रोसेस है, कुछ बहुत प्रोफेशनल प्रोसेस है, उसके बारे में मैंने इस वीडियो में बात किया है जो स्क्रीन में आ रही है। बहुत सारे ऐसी बातें हैं जो आपको नहीं पता होगा डेटा रिकवरी के बारे में।